स्टूडेंट्स, आज हम मनोविज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं इनमें से हम कितना हल कर पाएंगे। मनोविज्ञान जो है वो सारा का सारा बच्चों को केंद्र में रख के किया जाता है। आप जब भी मनोविज्ञान को देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को केंद्र में रखा गया है। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेव वायागोस्की के समान समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? वायागोस्की के समाज संरचना सिद्धांत के अनुसार आप किसको ज़्यादा वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण को देंगे, सहयोगी प्रोजेक्ट को देंगे, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न देंगे, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है दूसरा, सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन हो जाता है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है। विद्यार्थी के लिए कठोर नियम बनाए जाएं। कठोर तो कभी हमको बनाना ही नहीं है, क्योंकि हमें अब बच्चों को यहाँ पर केंद्र में रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। आकलन आखिर कब उद्देश्यपूर्ण होता है? जब हम किसी बच्चे का आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो वो कब उद्देश्यपूर्ण होता है? तो पहला ऑप्शन है इससे विद्यार्थी और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। इससे विद्यार्थी में भय और तनाव का संचार हो। तो भय और तनाव होना ही नहीं चाहिए। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, जो कि नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक शब्द भी यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि ये भी गलत है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है पहला, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर देखा जाए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है एनसीएफ के अनुसार 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है चौथा, सुविधादाता। एक शिक्षक सुविधादाता के भूमिका निभाता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थी के अधिगम क्या है? तो पहला ऑप्शन है का एकमात्र निर्धारक होती है, एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है दूसरा, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। कोई भी शिक्षक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है अपने विद्यार्थियों पर। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। दूसरा ऑप्शन है एक काल्पनिक लक्ष्य है। तीसरा ऑप्शन है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। चौथा ऑप्शन है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो हमारा छठे का चौथा सही हो जाएगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन सत्य है या असत्य है? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ये काफ़ी हद तक हमको सही लग रहा है। दूसरा कहता है गलत, क्योंकि ये बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वो स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। नहीं, ये गलत है। तीसरा है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। ये भी गलत है। गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। ये भी गलत है। तो इसमें हमारा पहला आंसर, पहला क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये गलत है। व्यावसायिक शिक्षा सिर्फ क्यों देना? श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के लिए विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, जो कि ये भी गलत है। केवल उसको श्रवण असमर्थता वाले विद्यालय में नहीं भेजा जाना चाहिए। हमारा तीसरा ऑप्शन है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ये सही लगता है हमको। चौथा ऑप्शन देखते हैं, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, जो कि ये भी गलत है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी की है? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है पहला, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक जो शिक्षक है वो अपनी कक्षा में प्रभावी लर्निंग को कैसे बढ़ा सकती है? तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाता है, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। जब हम अपनी विषय को विद्यार्थियों के जीवन के साथ जोड़ कर पढ़ाते हैं तो वहाँ पर उन्हें जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है? बच्चे जानकारी से निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें कि बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थी में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है, विद्यार्थी को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला है, बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर केवल बी सही है, यानी कि केवल दूसरा सही है।
हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है चौथा, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। जब एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ये कहती है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, तो वहाँ पर उन बच्चों को प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि हमारा पूरा मनोविज्ञान बाल केंद्रित है। चलिए अपना 16वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? आखिर वो कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो हमारे 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी को उत्प्रेरित करना होगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास का सिरह पदाभिमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, सिर से पैर की ओर। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, विकास का सिरह पदाभिमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है सिर से पैर की ओर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास आखिर कब होता है? तो हमारा यहाँ पर प्रारंभिक बचपन का समय, चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो यहाँ पर हमारा 21 का आंसर सही हो जाता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण। दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौणवाहक को कहते हैं, गौणवाहक हो सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है, विद्यालय और पास पड़ोस। पहला ऑप्शन विद्यालय और पास पड़ोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेव वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो यहाँ पर हमारा सामाजिक अन्योन्क्रिया, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होता है, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप
स्कीम निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इन दो प्रक्रियाओं को क्या जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है, समावेशन और समायोजन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अध्ययन को सुगम बनाता है। तो यहाँ पर हमारा 27 का आंसर सही हो जाएगा, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28वां, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। आखिर क्या सुझाता है हार्वर्ड गार्डनर का? तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है चौथा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का है, लिंग आखिर क्या है? तो लिंग हमारा होता है जैविक सत्ता। तो दोस्तों, आपने इसमें से कितने क्वेश्चन किए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।